हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो चलिए, आज का जो हमारा मार्क्स बूस्टर सीरीज है उसमें टॉपिक है कुछ संवैधानिक निकाय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, पीवाईक्यू को देख लो उनकी, आपको पता चल जाएगा। तो संवैधानिक निकाय, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो संवैधानिक निकाय होते क्या है, पहले तो ये देख लें हम। वे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में है और जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि तो या तो ये कि मूल संविधान में थे, मूल संविधान में ही थे, या फिर उन्हें बाद में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार के निकायों को संवैधानिक निकाय कहा जाता है या संवैधानिक आयोग कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, पहला है भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल रखा गया है, जो आयु सीमा रखी गई है, वो है 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो या जो पहले हो उसी तक ये अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। 6 वर्ष अगर इनकी एज हो जाती है, 6 वर्ष इन्हें पद पर रहते हुए हो जाते हैं, तो फिर ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर 65 वर्ष पहले हो जाता है तो। और हटाना, तो इन्हें हटाया किस प्रकार जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया है, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग चलाकर ही हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान संसद के दोनों सदनों द्वारा वही प्रक्रिया चलाई जाती है। और मुख्य इनके कार्य क्या होते हैं? तो ये संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना इनके मुख्य कार्य हैं। जैसे संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, जबकि जो राज्य पंचायतें या स्थानीय निकाय जो होते हैं उनके चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किए जाते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नोट्स इसी प्रकार बनाए गए हैं। अगर आप इनको खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ क्लियर हो। तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसको राज्य चुनाव आयोग कराता है। अब आता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत यह आता है? तो अनुच्छेद 315 से 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि हटाना राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, दोनों को ही, संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों के ही सदस्यों को या अध्यक्ष को हटाया जाता है राष्ट्रपति के ही द्वारा, जबकि नियुक्ति जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की कौन करता है? तो राज्यपाल। और जो आयु सीमा है वो संघ लोक सेवा आयोग की 65 वर्ष है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की 62 वर्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग 62 वर्ष, जबकि संघ लोक सेवा आयोग 65 वर्ष। रिटायरमेंट के बाद आयोग का अध्यक्ष किसी सरकारी पद का पात्र नहीं होगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी पद का पात्र नहीं होगा, किसी अन्य सरकारी पद पर नहीं होगा। वित्त आयोग, अब आता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है? 280। वित्त आयोग 280 यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। और ये क्या कार्य करता है? इसके कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों का बंटवारा और राज्यों का हिस्सा, राज्यों के हिस्से के रूप में केंद्रीय करों का बंटवारा राज्यों को हिस्सा देने के लिए ये कार्य करता है। और इसका जो गठन है वो हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में जो है गठन किया जाता है इसका। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य, और टोटल कितने? तो 5 सदस्य टोटल होते हैं वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। और इसकी सलाह सरकार पर क्या बाध्यकारी नहीं होती है कि
सिर्फ ये अपनी सलाह दे सकता है सरकार को, सरकार माने या ना माने ये सरकार का पक्ष है। ऐसा नहीं है कि इसने जो सलाह दी वो सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार पर बाध्यकारी है, तो ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं होती है। अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये आर्टिकल में आता है 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। क्या? तो सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। यह केंद्र और राज्यों की संचित निधि, क्या केंद्र और राज्यों की संचित निधि की क्या करता है? ऑडिटिंग करता है, परीक्षक करता है, उसका रक्षक करता है, संचित निधि का ऑडिटिंग करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, यह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, और ये बात आर्टिकल 151 में है। किसमें है? तो आर्टिकल 151 में ये बात कही गई है कि यह अपनी रिपोर्ट किसको? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसे लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। अब कुछ विशेष वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जैसे SC, ST और OBC के लिए जो आयोग है उन्हें देख लेते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए जो आयोग है वो एक संवैधानिक आयोग है, और 338 में ये है। संवैधानिक शक्तियां इसको प्राप्त हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 338A में है, और 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग OBC, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये 338B में आता है, और इसको 338B में कब जोड़ा गया? संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। भारत का महान्यायवादी, क्या? तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में आता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, और संसद में बोलने और भाग लेने का इसको अधिकार होता है, लेकिन क्या नहीं दे सकता? तो ये वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि यह सदस्य नहीं है संसद का। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है देश का, और संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके? राष्ट्रपति के। इसका कोई सीमित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो संवैधानिक निकाय पर हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर यहीं से बनते हैं, और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें लेके बैठें। लगभग एक ही मंथ मानो, इससे ज़्यादा टाइम मत मानो, 2-4 दिन तो वैसे भी निकल जाते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी करो, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को कवर करो, जहाँ से चांसेस हैं कि 100% क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आपका गलत ना हो, ये कोशिश करो। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।